हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं झुनूगा फिर फॉर नौकरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं बैंकिंग का वीडियो आप लोगों के लेकर सामने हाजिर हूं। ठीक है, मैं बैंकिंग का वीडियो तो आप लोगों को लेकर सामने हाजिर हूं, लेकिन एक काम और कीजिएगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, रीजनिंग का जीएस का भी वीडियो का लिंक आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर बैंक के लिए जुड़े हैं या एसएससी के लिए जुड़े हैं, सबके लिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि भारतीय मुद्रा प्रणाली। ठीक है, भारत में कैसे कैसे मुद्रा को, कैसे कैसे पैसा को कंट्रोल किया जाता है और कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम लोग उतना डेप्थ में भी नहीं जाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि पैसा, मुद्रा यानी कि मनी। ठीक है, तो अब मनी की जब बात आती है तो क्या मनी ऐसे ही शुरू पेपर नोट या सिक्के जो भी चल रहे हैं वैसे ही थे या कुछ और था। ठीक है, जब पैसा नहीं था, जब ये सब जो भी सिक्के वगैरह देख रहे हैं या पेपर नोट देख रहे हैं तो ये सब नहीं था, तो उस समय बार्टर सिस्टम चलता था एंशिएंट ज़माने में, पुराने ज़माने में। और बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। कहने का मतलब कि जिसके पास अगर किसी को गेहूं की ज़रूरत है और जिसके पास धान है तो खोजता था कि हाँ, हमको गेहूँ कोई ले ले, हमको धान दे दे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी परेशानी होती थी, तो परेशानी को कम करने के लिए क्या किया गया, पैसा लाया गया, यानी कि मुद्रा लाया गया। ठीक है, तो मुद्रा लाने से क्या हुआ कि एक्सचेंज मीडियम बन गया कि आपको 10 रुपये का सामान है तो 10 रुपये में आप खरीदिए, और बेचना है तो 10 रुपये में बेच लीजिए, आसानी से आप खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी को डिफाइन करना इतना आसान भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। तो एक सिंपल वे में रखिए, याद रखिएगा कि मनी क्या है। तो मनी इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक तबादला करने का, एक बदलने का एक क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कितनाहों का लेन देन कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यह एक्सचेंज ये मत समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया है, आई मार्कर चाहिए तो आसानी से आप खरीद सकते हैं। बेचने वाला भी बेच सकता है, उस 20 रुपये से अपना उसको अगर पेन खरीदना है या कॉपी खरीदना है या कुछ भी खरीदना है वो खरीद सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सचेंज हो गया। तो इसके आने से मनी क्या है, तो इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये माध्यम का काम करता है। ठीक है, अब माध्यम का काम करता है तो क्या इसके पुराने वे में देखा जाए, ठीक है, पुराने प्रचलन के हिसाब से कि जो भी आप लोग मनी देखते हैं तो इसका एक ही रूप होता है कि और भी रूप होते हैं। ठीक है, तो इसके मेनली 3 रूप होते हैं शुरुआती दौर में। तो शुरू में क्या क्या रखा गया था, मेटल मनी, पेपर मनी और प्लास्टिक मनी। ठीक है, मेनली इसके 3 ही रूप होते हैं। अब बात करते हैं कि मेटल मनी यानी कि धातु मुद्रा, जितनी भी सिक्के हैं, ठीक है, जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थे या सिल्वर के सिक्के चलते थे या क्या कहते हैं तांबे के सिक्के चलते थे, वो सभी को धातु मुद्रा कहा जाता। अब धातु मुद्रा में एक और चीज देखने को मिला कि जो उसका रियल, उसका क्या कहते हैं, जो उस पर दाम अंकित होता था, जो उस पर प्राइस अंकित होता था, उससे ज़्यादा उसका वैल्यू होता था पहले के ज़माने में। अगर मान लीजिए सोना का सिक्का है तो उसका 1 रुपया, 1 या 2 रुपये जो अंकित है, तो उसको 1 रुपया 2 रुपये में नहीं, वो उसका जो उसमें सोना जो लगा हुआ है गोल्ड, वो 1 या 2 रुपये से ज़्यादा का होता था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो। अभी जो सिक्के आ रहे हैं आपको स्टील वगैरह के, ये कम के हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, पेपर मनी यानी कि पत्र मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा जो क्या हो, सर्वगृही, यानी कि सब कोई उसे ग्रहण कर पाए। अब ग्रहण करने का मतलब खाना नहीं हुआ, यहाँ एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक क्या है, प्रचलन में है। और यह एक और चीज होता है, पेपर मनी इज ए प्रोमोजरी नोट्स। ठीक है, यानी कि यह एक प्रॉमिस करता है, जैसे कि आप लोग देखते हुएगा कि 10 रुपये के नोट पे या 100 रुपये के नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, यानी कि प्रॉमिस करता हूँ कि यह 10 रुपया है तो 10 रुपये में चलेगा, ये 100 रुपया है तो 100 रुपये में चलेगा। ठीक है, अगर उस पे, उस पत्र मुद्रा पे, ठीक है, अगर आरबीआई के गवर्नर का या किसी भी अधिकारी के, सॉरी किसी भी अधिकारी का तो होता नहीं है, एक रुपये के सिक्के, 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का होता है। ठीक है, अगर उस पर सिग्नेचर नहीं रहे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग को समझ में आ गया होगा पत्र मुद्रा एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा पेपर जिसका कुछ मुद्रा में वैल्यू हो, कुछ उसका मौद्रिक मान्य हो, सॉरी मान हो, मान्य नहीं मान हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, अब प्लास्टिक मनी एक कार्ड के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड करते हैं। ये पैसा तो होता दिखता नहीं है, बट वो कार्ड के फॉर्म में प्लास्टिक के रूप में रहता है, जिसको हम लोग प्लास्टिक मनी या स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है अभी वर्तमान में। ठीक है, यह बहुत ही प्रचलन में है, ये कम प्रचलन में है, ये प्रचलन में है। ठीक है, तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि मेटल मनी, पेपर मनी और प्लास्टिक मनी समझ में आ गया होगा। ये आपको एग्जाम का पार्ट ये सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी कहते हैं या प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। अब बात करते हैं कि आरबीआई भारत में, हम और वर्ड की बात नहीं करेंगे, भारत में आरबीआई नोट प्रिंट करती है। ठीक है, तो वो कैसे पता चल जाता है कि कितना करेंसी इशू हुआ, कितना क्या हुआ। ठीक है, इसमें घोटालेबाजी भी होती है, ब्लैक मनी भी होता है। तो इसको समझने के लिए आप लोग समझिएगा, इन इंडिया आरबीआई इशूअर ऑफ करेंसी। भारत में क्या है, आरबीआई क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी इशू करता है। ठीक है, अब इशू करता है तो कुछ ना कुछ तो पैमाना उसके पास होगा जिसकी वजह से वो मेजर कर पाता है कि हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, कैसे इन्फ्लेशन को होगा या जो भी होगा, पैसा कितना मार्केट में है, कितना बैंक में जमा है, या मेरे पास कितना प्रिंट हुआ है। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, 1977 में टेक 4 स्टेप फॉर मनी कंट्रोल, यानी कि पैसे को कंट्रोल करने के लिए, पैसे को मापने के लिए, पैसे को स्थिर व्यवस्थित करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, 1977 में एक रूल अपनाया। ठीक है, जिसमें 4 ही स्टेप लिए गए, लेकिन अब उसके 5 स्टेप हो गए हैं। ध्यान से समझिएगा, उसमें 4 ही स्टेप लिए गए और उसे 4 बेस पिलर कहा जाए, तो उसी 4 पिलर के आधार पे आरबीआई जितने इंडिया में नोट सर्कुलेशन में है या कोई भी पैसा जिस तरह का भी है, ठीक है, उसको आरबीआई मेजर करता है, उसको चेक करता है। ठीक है, अब चेक करने का मतलब ये नहीं कि थर्मामीटर लगा के चेक करता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके कुछ पैमाने हैं, कुछ मेजरमेंट यूनिट है जिसकी वजह से। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने रखा क्या, पहले तो रखा था M1, M2, M3, M4। ध्यान समझिएगा, आरबीआई ने शुरू में क्या किया, M1, M2, M3, M4, लेकिन अब M0 भी कर दिया गया। क्यों, अब इसमें क्यों किया गया, तो M0 को कहा जाता है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी यानी कि वो क्या है, पैसा संचित है, वो तो काम नहीं कर रहा है, बट वो भी तो पैसा है, किसी न किसी तरह से तो पैसा है। ठीक है, अब कहने का मतलब कि आप पैसा अपने घर में रखिए या उससे कोई काम करिए, पैसा तो आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ आरबीआई ने क्या किया, M0 कर दिया, जिसको कहा जाता है रिजर्व मनी यानी कि संचित पैसा। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, CRR और SLR, यानी कि ये तो बैंकों के पैसा है, मार्केट का पैसा है, लेकिन क्या है, एक रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखा हुआ है या बैंकों के पास रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व मनी, यानी कि ये पैसा तो है बट वर्क नहीं कर रहा है, रिजर्व में रखा हुआ है। दूसरा M1, इसको कहा जाता है नैरो मनी। याद रखिएगा, एग्जाम का बहुत बार पार्ट बना है कि M1 को कौन से मनी के नाम से जानते हैं, कौन सी मुद्रा के नाम से जानते हैं, तो इंग्लिश में नैरो मनी, हिंदी में संकीर्ण मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो M1 में क्या होगा, तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, यानी कहने मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो इसको हम सीधे लिखिए कैश और बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका SA और CA। यानी कि आपके कहने का मतलब कि आरबीआई ने क्या किया, M0 में रखा रिजर्व मनी को, यानी कि बैंकों के जो CRR SLR हैं उसको रख लिया। M1 में क्या, किसको रख लिया, तो कैश, आपके पास कितना कैश है, और बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि बैंकों में आपके कितने जमाए हैं, आई बात समझ में, उसको M1 में रखा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है नैरो मनी, क्योंकि अब बात यहाँ आती है कि सिर्फ कैश इन हैंड और सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में ही पैसे नहीं रखे जाते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं।
ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे में। तो M2 में कहा गया, M2 में कि M1 प्लस सेविंग अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस। चलिए, अब आप बैंक में नहीं रखिएगा, आप पोस्ट ऑफिस में रखिएगा, ठीक है। तो M1 यानी इसको जोड़ लिए और आपके जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह है पोस्ट ऑफिस में उसको ऐड कर लिए, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या हुआ, तो ये तो थोड़ा सा बड़ा। एक और चीज M3 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मुद्रा जिसको कहा जाता है। M1 प्लस FD/ID इन कमर्शियल बैंक। अब देखिए M1 प्लस FD/ID इन कमर्शियल बैंक, यानी कि M1 में हो गया और FD/ID जितना भी तरह का आपका है सबको जोड़ लीजिए। आपके पास अब कुल कितनी संपत्ति हो रही है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ब्रॉड मनी और लास्ट कहा जाता है M4 यानी कि M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी आपका बच रहा है सबको जोड़ जाड़ के M4 में रखा जाता है। ज्यों ही इधर से जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़िएगा लिक्विडिटी कम होते जाती है, क्योंकि आपका जो कैश इन हैंड है या करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का है तो हाई लिक्विड है, यानी कि वहाँ लिक्विडिटी क्या है, ज़्यादा है। आपके पास पैसा है तब भी आप ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं, या करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में वहाँ में निकाल कर आप खर्चे कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग FD/ID की बात की, पोस्ट ऑफिस की बात की, तो धीरे धीरे यहाँ लिक्विडिटी कम होते जाता है, क्योंकि आपको FD/ID तोड़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जो जिसमें टाइम और मैच्योरिटी की बात आ जाती है तो वहाँ लिक्विडिटी कम हो जाता है, यानी कि हाई लिक्विड नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। थोड़ा सा बाहरी साउंड वगैरह आप लोग डिस्टर्ब किए होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो मेरे जो भाई बंधु चैनल पर नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।